नमस्कार, फायदेमंद फंड्स के इस पहले शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भटनागर। इस शो के पीछे जो सोच है वो ये कि आप किसी भी उम्र के पड़ाव पर क्यों ना हो, आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा मौजूद रहेगा, जहां सबसे कम रिस्क होगा, सबसे कम मेहनत होगी, लेकिन रिटर्न्स होंगे शानदार, बशर्ते कि आप इस इन्वेस्टमेंट के साथ लंबी अवधि के साथ जुड़े रहें। आपके इस शानदार फाइनेंशियल सफ़र पर हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी कविता थपलियाल जी, जो फिलहाल हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई स्टूडियो से। कविता, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। बिल्कुल, और स्वागत है सभी दर्शकों का जो इस नई पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं। तो शैल जी, जैसा कि आपने बताया कि हम इस शो में निवेशकों को उनके आर्थिक सपने पूरे करने का मौका देंगे, लेकिन ये सब होगा कैसे? म्यूचुअल फंड के जरिए। म्यूचुअल फंड में निवेश सबसे आसान है क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है। शेयर मार्केट की सारी उथल पुथल इक्विटी फंड्स में बहुत अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाती है और निवेशक चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन इसमें जरूरी है कि आप अपने जोखिम उठाने की क्षमता को समझें और अपने लक्ष्य को पहचानें, और यही हम आपकी मदद करेंगे फायदेमंद फंड्स के जरिए। शैल जी, हम शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहती हूं कि जो दर्शकों ने हमें अभी शुरू किया है देखना CNBC आवाज को या इस शो को भी, म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर मैं फोकस करना चाहूं तो निवेश क्यों करना चाहिए, पहले हम उन्हें यह समझाते हैं। जी, तो कविता जी, इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है। आप ये देखिए कि इसमें रिस्क आपको बहुत कम, या जोखिम जो आप लेती हैं वो बहुत कम होता है। बहुत ही कम अमाउंट, यानी कि सिर्फ 500 रुपये महीने से आप इस बाज़ार में बहुत अच्छी तरीके से निवेश कर सकते हैं। और ये छोटा मोटा बाज़ार नहीं है। आप देखिए, लगभग 6,50,000 करोड़ रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमारे देश में इन्वेस्टेड हैं। हर महीने लगभग 8,100 करोड़ के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बाजार में आते हैं। और आप ये मान के चलिए कि चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे हो, अगर आप हर महीने बहुत अनुशासित तरीके से इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत लंबी अवधि में बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो बाजार का जोखिम होता है उसको कम करने में काम आते हैं। और अगर आप समय पे हर महीने हर साल अपनी सैलरी से थोड़ा निवेश करेंगे इस बाजार में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, तो आप लंबी अवधि में बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। मैं लगभग 25 साल से इस बाजार को ट्रैक कर रहा हूं और कई ऐसे फंड्स हैं हमारे देश में, क्योंकि एक एस्पिरेशनल ग्रोथ आप देख रहे हैं पिछले 25 साल से लिबरलाइजेशन के बाद, तो वहां पर आपने हर साल कंपाउंडेड ग्रोथ देखी है 18 से 25% के बीच में। बाजार नीचे गिरे, बाजार ध्वस्त हुए, बेयर मार्केट्स आए, बुल मार्केट्स खत्म हुए, लेकिन अगर आप कंपाउंडेड रिटर्न देखेंगे लंबी अवधि में तो वो बहुत ही शानदार था। तो इसीलिए अगर आप कम से कम मेहनत करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो इस शो को देखिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे हम आपको इक्विटी फंड्स में निवेश बताएंगे। कविता जी। शैल जी, सुरक्षा के पैमाने पर अगर मुझे आपसे समझना हो तो शेयरों के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स कैसे सुरक्षित हैं, ये समझाएं। तो कविता जी, इसका जवाब भी बहुत आसान है। आप देखिए, आप कहीं पार्टी में जाती हैं, आप अपने मित्रों से मिलती हैं, सब पूछते हैं भाई एक अच्छी स्टॉक टिप दे दो। कभी आप बता देती हैं, कभी आप नहीं बताती, लेकिन उसमें बहुत ज़बरदस्त जोखिम है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि स्टॉक कल बढ़ेगा या गिरेगा। लेकिन अगर आप थोड़े पैसे एक सिंपल इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में लगाते हैं तो उस फंड में लगभग 50 या 60 स्टॉक होते हैं। उतराव और चढ़ाव जो होता है बाजार का, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आपका रिस्क मिनिमल होता है, बशर्ते कि आप एक स्टॉक के मुकाबले देखें। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि हर म्यूचुअल फंड को एक जाना माना फंड मैनेजर चलाता है, जो लंबे अरसे से इस बाजार को ट्रैक कर रहा है, जिसने उतार देखे हैं, चढ़ाव देखे हैं, बेयर मार्केट्स देखे हैं, बुल मार्केट्स देखे हैं। उन्हें समझ है कौन से शिखर पर बेचना है और कौन से लोएस्ट लेवल पर खरीदना है। तो ये काम एक प्रोफेशनल का है, आपका या हमारा नहीं है। तो आप सिर्फ अपने पैसे जो आपको सैलरी में से आते हैं एक अच्छे फंड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें। और आजकल तो जैसा कि आपने कविता जी कहा कि सब ऑनलाइन है, सिर्फ 5 मिनट में आपका बैंक अकाउंट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट से जुड़ जाता है और महीने दर महीने आपके पैसे एवरेज बाजार को खरीदते रहते हैं। कविता जी। बिल्कुल, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं शैल जी, और इस सफर में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। इस लंबे फाइनेंशियल सफर में रैंक MF के CEO ओमकेश्वर सिंह रहेंगे। स्वागत है आपका ओमकेश्वर जी। नमस्कार
कविता। नमस्कार सैल जी। नमस्कार ओमकेश्वर जी, स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स पे। जो हमारे दर्शक हमें फ़िलहाल देख रहे हैं, मैं आपको मुखातिब कराता हूं ओमकेश्वर सिंह साहब से। पिछले 2 दशक से आप बहुत ही शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर रहे हैं। एक से एक बेहतरीन आपने फंड्स सजेस्ट किए हैं कई लाख इन्वेस्टर्स को, और आपने हमारे लिए 4 बेहतरीन पोर्टफोलियोज़ बनाए हैं। मैं उन पोर्टफोलियोज़ के बारे में एक हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली सिंह साहब ने क्या किया है, 4 लोगों को उम्र के हिसाब से बांटा है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो हैं नितेश पांडे साहब। आप सिंगल हैं, आपने अभी जॉब मार्केट में कदम रखा है और आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। हमारे दूसरे प्रोफाइल हैं कमल और स्नेहा धर। आप एक कपल हैं और फिलहाल आप एक घर बनाने के लिए पैसा बचाना चाहते हैं। उनके लिए ओमकेश्वर सिंह साहब ने एक अलग पोर्टफोलियो बनाया है। हमारी तीसरी प्रोफाइल जो है वो एक मैरिड कपल की है जिनके 2 बच्चे भी हैं, विनय गोगना और दर्शनी जी, और वो एक बहुत अच्छे घर को खरीदने के लिए और अपने बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन के लिए एक पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं। सिंह साहब ने उनकी भी इसमें मदद की है। और हमारे लास्ट जो प्रोफाइल है वो श्री मुकुंद कुलकर्णी साहब की है। आप 77 साल की उम्र के हैं और आपको हर महीने एक मंथली इनकम चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स की। सिंह साहब ने उनके लिए भी शानदार पोर्टफोलियो बनाया है। तो ये 4 पोर्टफोलियोज हैं। आप जिस उम्र के हों आप इस पोर्टफोलियो को चूज कर सकते हैं और उसमें महीने दर महीने बहुत अच्छी तरीके से पैसा लगा सकते हैं। सिंह साहब, पहले आप ये बताइए, आजकल बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव चल रहा है बाजार में, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फंड्स की दुनिया में आप किस हिसाब से देख रहे हैं रिटर्न्स जो मार्केट को बीट करते हैं पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में? जी सैल जी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा जो आपने शुरू में ही बताया कि इसमें रिवार्ड क्या है और रिस्क क्या है। रिवार्ड ये है कि आपको मेहनत कम करना पड़ता है, और रिस्क आपका जो कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है, कंसंट्रेशन का रिस्क नहीं रहता है, तो इसलिए आपको वो डाइवर्सिफिकेशन के कारण वो रिस्क भी कम हो जाता है। तो लंबे समय के लिए आपने जब भी लगाया म्यूचुअल फंड में तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो एक स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स में जो अचानक काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं, वैसा म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो पोर्टफोलियो होता है वो जो आपने बताया था कि वो 25 से 50 फंड्स स्टॉक्स के होते हैं। तो ऐसा होता है कि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो अच्छा है तो वो साल दर साल आपको वो रिटर्न्स देते जाता है और आपका कैपिटल क्रिएट करते जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत ज़्यादा है, करीब 3000 स्कीम्स है अगर आप सारे ऑप्शंस को ले तो, लेकिन ऐसे जो अच्छे क्वालिटी के जो स्कीम्स है वो काफ़ी कम है। इसलिए ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा स्कीम ले रहे हो और अकॉर्डिंगली आप उस पर पैसा लगाते जाइए और आपका वेल्थ क्रिएशन जरूर होगा। जी, चलिए ओमकेश्वर सिंह साहब, आपको अपने पहले मित्र से मिलाते हैं। आप हैं नीतीश पांडे साहब। नीतीश जी, आपका स्वागत है फ़ायदेमंद फंड्स में। आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 है और आपकी सोच शानदार, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसी उम्र में आप लंबी अवधि के लिए अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करें। स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। बताइए किस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल कर रहे हैं, कितना पैसा SIPs में लगा रहे हैं और क्या आपके गोल्स हैं जहां पर आप चाहते हैं कि ओमकेश्वर सिंह साहब आपकी मदद करें? मैं एक 25 साल और जो मेरा एम है वो मुझे एक अच्छे कॉर्पस के होना है और जल्दी से जल्दी मुझे एज ऑफ 45 इयर्स रिटायर होना चाहता हूँ। और जो फिलहाल में मैं SIP कर रहा हूँ वो 10,000 रुपीज़ की कर रहा हूँ 5 म्यूचुअल फंड्स में, जिनमें से पहला है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज जिसमें मेरे 2,000 रुपये की SIP है। दूसरा है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जिसमें मेरी 2,000 की SIP है। थर्ड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा ग्रोथ फंड और इसमें मेरी 1,000 रुपये की SIP है। इसमें मेरे 2 ELSS के टैक्स सेवर फंड्स हैं, DSP ब्लैक रॉक और आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स सेवर। इन दोनों में मेरे 2,500 रुपये की SIP चल रही है। तो मंथली पिछले मैं 2 सालों से बहुत ही कंसिस्टेंट हर एक SIP और अगर इसमें मुझे कुछ चेंजेस तो मैं ओमकेश्वर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे गाइड करें।
तो ओमकेश्वर जी, आपके सामने नीतीश साहब का पोर्टफोलियो है। आप सजेस्ट कीजिए कि इनमें से कोई फंड्स रखने हैं या नहीं, और इनके लिए एक शानदार 4 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाइए जो आगे आने वाले समय में नीतीश जी हर महीने उसमें एसआईपी करें और लंबी अवधि में बहुत अच्छा पैसा कमाएं। ओमकेश्वर जी, ओवर टू यू। जी, इनके लिए हमने एक मल्टी कैप, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। तो इससे होगा क्या कि मल्टी कैप से सारे कैप्स का फ्लेवर मिल जाएगा, लार्ज कैप थोड़ा स्टेबिलिटी देगा, मिड कैप ग्रोथ में थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। और चूंकि ये 25 साल के हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनका टैक्स के लिए एक स्कीम ELSS, तो टोटल 4 स्कीम होंगे। तो जो उनका मल्टी कैप होगा वो UTI इक्विटी फंड ग्रोथ है, जो लार्ज कैप फंड है वो एक्सेस ब्लू चिप फंड है, जो मिड कैप है वो मोतीलाल ओसवाल मिड 30 है, और जो ELSS है वो एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। तो ये जितने भी इनके भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इसमें कंसोलिडेट कर दे, तो उसके बाद उनको जो वो चाहते हैं कि 20 साल में वो रिटायर करना चाहते हैं, तो वो ही कैन जनरेट 20 साल एक काफ़ी अच्छा पीरियड होता है, उसका अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। केशवर जी, मुझे थोड़ा नीतीश के सवाल पर आपसे और सवाल करने हैं, क्योंकि युवा कैटेगरी में नीतीश आते हैं। इनके पोर्टफोलियो से मुझे लगता है कि काफ़ी इंस्पिरेशनल बातें भी निकल कर आएंगी, क्योंकि देखिए इन्हें अर्ली रिटायरमेंट में इंटरेस्ट है। ये कह रहे हैं कि 40-45 की उम्र के बाद ये सिर्फ दुनिया घूमना चाहते हैं और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो हमें ये बताना है लोगों को कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप इस तरह की जीवन शैली अगर अपने लिए डिसाइड करते हैं तो वो बिता सकते हैं, उसको आप प्लान कर सकते हैं। खासतौर से जो फंड्स आपने बताए हैं, आपने कहा कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट का फायदा होगा, और इन्होंने जो अभी अपने लिए 5 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है, जो मेरे हिसाब से अगर ये महंगाई को काउंटर करेंगे तो शायद बढ़ भी सकता है, लेकिन फायदा अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके बताए हुए फंड्स पर जरूर हासिल होगा। चुनाव जो आपने किया है फंड्स का, उसके पीछे आपने क्या क्या पैमानों को, पैरामीटर्स को रखा है ध्यान में, फैक्टर्स को कंसिडर किया है, ये बताएं हमें। जी, तो हमने बहुत ही क्लियर अपना जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो बहुत क्लियर होता है। जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हमको पास्ट परफॉर्मेंस को नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी पास्ट परफॉर्मेंस है वो NAV में ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुका रहता है। तो हमको देखना ये चाहिए कि इस समय जो भी फंड है उसका क्वालिटी ऑफ होल्डिंग कैसा है। अगर क्वालिटी ऑफ होल्डिंग उसका बहुत अच्छा है और वो एक सही भाव पर अवेलेबल है तो उस पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो हम जितने भी फंड्स हमने सुझाव किए हैं तो वो अपने कैटेगरी के ऐसे फंड से जो कि टॉप हैं, जो जिसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बहुत अच्छा है। इसके कारण क्या होगा, भाव भी सही मिल रहा है और क्वालिटी भी अच्छा है, तो लंबे समय पर आपका पैसा तभी बनता है जब आप सही भाव पर कोई क्वालिटी चीज़ को खरीदते हैं। इस सेम चीज़ को ध्यान रखते हुए इनका चारों फंड को सेलेक्ट किया गया, और एक ELSS टैक्स के लिए भी है प्लस वेल्थ क्रिएशन के लिए भी है। तो चारों फंड इनका जो है वो बस वेल्थ क्रिएशन के लिए ही, और ऑल इक्विटी, यानी कि सारे के सारे चारों फंड्स इक्विटी फंड के हैं, जिससे कि हाईएस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जी, ओमकेश्वर जी, आपने बहुत ही बढ़िया फंड्स चूज़ किए हैं नीतीश जी के लिए। मैं ये चारों फंड्स का नाम एक बार ले लेता हूँ, आप किसी भी तरीके की चिंता ना करें। ये सारे फंड्स हम लोग अपने ट्विटर हैंडल्स पर और CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल्स पर नीतीश साहब के नाम के साथ जोड़ देंगे, तो कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम सुन लें। 4 फंड्स आपने चूज़ किए हैं ओमकेश्वर जी नीतीश जी के लिए। मैं नाम पढ़ देता हूँ। UTI इक्विटी फंड, यहाँ पर आप सारे जो चूज़ करेंगे वहाँ पर ग्रोथ ऑप्शन और डायरेक्ट रूट के थ्रू आप पैसा लगाएंगे। तो इक्विटी ग्रोथ फंड UTI इक्विटी फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड है और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। इन सब में आप ग्रोथ ऑप्शन चूज़ करेंगे और साथ ही साथ डायरेक्ट रूट को भी चूज़ करेंगे अगर आप इन फंड्स में निवेश करते हैं। हर महीने पैसे लगाइए नीतीश जी, और आप बहुत लंबी अवधि तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं जो आपका पोर्टफोलियो है आप उसको फेरबदल करेंगे और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न आपको आगे आते हुए समय में मिलेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कविता जी मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आप इन चार में से 3 फंड्स को देखें, नाम आपके सामने चल ही रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए टॉप 5 होल्डिंग्स में एक इंटरेस्टिंग बैंक है जिसको हम HDFC बैंक के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत लोग जो इंडिविजुअल फंड्स में नहीं लगाते पैसा, वो इस तरीके भी इनके पोर्टफोलियोज़ को खंगोल के देख सकते हैं कि कितने फंड्स ने कौन कौन से स्टॉक्स में लगा रखा है।
ओमकेश्वर जी ने जो 4 फंड्स चूज किए हैं उनमें से 3 में जो टॉप पिक है वो HDFC बैंक है। तो ये एक बहुत अच्छी रिसर्च होती है जिसमें आप ये देखें कि किस हिसाब से पैसा किस फंड मैनेजर ने, कौन सी उनकी टॉप होल्डिंग है, और अगर वो आपको स्टॉक गिरता हुआ दिखे तो आप बाजार में उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ये सारे फंड मैनेजर्स उसको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो कविता जी, ये तो हुआ पहला पोर्टफोलियो नीतीश पांडे साहब का, जो कि लगभग 10,000 रुपये महीना SIP लगाना चाहते हैं और उनके लिए 4 फंड्स ओमकेश्वर जी ने चूज किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चलिए यहाँ पर हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं और उनके भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे हमें डालनी है नजर ओमकेश्वर जी के साथ फिलहाल। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यंग वर्किंग कपल स्नेहा और कमल धर के पोर्टफोलियो पर हम गौर करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी खास पेशकश फायदेमंद फंड्स में, जहां पर हम आपके आर्थिक सपनों को दे रहे हैं हकीकत की उड़ान। म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसे ये सब हो पाएगा हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ शैल जी बने हुए हैं, हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ओमकेश्वर जी, और वो तमाम लोग जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे साथ करवाना चाहते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले इन्वेस्टर हमारे साथ है यंग वर्किंग कपल स्नेहा और कमल धर, और इन्होंने भी अपने लिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो फिलहाल बनाया हुआ है और इन्होंने अपने लिए कुछ आर्थिक लक्ष्य भी यहाँ पे डिसाइड किए हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि कमल और स्नेहा दोनों के दोनों वर्किंग है और दोनों ने अपना अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो क्या क्या फंड्स शामिल किए हैं, किस तरह का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, आइए उन्हीं से जानते हैं। कमल, स्नेहा, बताएं आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है? यस कविता, मैंने जो डाला है वो है कैनरा रोबैको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में, जिसमें मैं हर महीना 2000 डालती हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, उसमें भी मैंने 2000 मंथली इन्वेस्ट किए हुए हैं। एंड अदर देन दिस कमल विल शेयर, कमल जो भी उन्होंने डाला है। हेलो मैम, मैंने ELSS में मोस्टली आई हैव इन्वेस्टेड। द फर्स्ट वन इज ELSS इन्वेस्टको इंडिया टैक्स सेविंग प्लान, उसमें मैंने 3000 पर मंथ डाला है। द सेकेंड वन इज ELSS एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट, उसमें मैंने 2,500 पर मंथ इन्वेस्ट किया है। द थर्ड वन इज ELSS अगेन आदित्य बिरला सन लाइफ डायरेक्ट, उसमें भी मैंने 2,500 पर मंथ इन्वेस्ट किया है। नाउ द फोर्थ फंड इज सुंदरम सिलेक्ट फोकस फंड, उसमें मैंने 1000 पर मंथ डाला है। एंड द फिफ्थ इज द HDFC स्मॉल कैप फंड, उसमें मैंने 1000 पर मंथ इन्वेस्ट किया है। सो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है 10,000 पर मंथ एंड स्नेहा की है 4,000 पर मंथ। ऑलराइट, 14,000 दोनों मिलाकर यहाँ पर निवेश कर रहे हैं ओमकेश्वर जी। 2018 से इन्होंने शुरुआत की है निवेश की और अपने लिए इन्होंने एक लक्ष्य भी रखा है, इन्हें 5 साल में कुछ 10 लाख रुपए जुटाने हैं। अब हमें आपसे ये जानना है ओमकेश्वर जी कि इन्हें आप कौन सा पोर्टफोलियो दे रहे हैं, वो कौन सा ऐसा फंड है जो इनके सभी लक्ष्यों को पूरा करेगा? जी, तो अगर कमल जी को आप देखो तो उनके पास 3 ELSS है, एक फोकस, एक स्मॉल कैप है। तो इसके लिए उनको जो सजेस्ट किया है वो है अभी थोड़ी देर पहले बताया, UTI इक्विटी एक मल्टी कैप फंड है और एक और मल्टी कैप फंड इसमें ऐड कर रहे हैं, वो पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। ये भी काफ़ी अच्छा फंड है और अभी आपको पता है कोविड के कारण अभी वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलमोस्ट काफ़ी एक दूसरे से जुड़ गया है और ये जो पारेख है वो US के टॉप फिनटेक कंपनीज में उसने पैसा भी लगा के रखा है, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। तीसरा एक मिड कैप इसलिए है कि मिड कैप में जो वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उसका रिटर्न होता है वो ज़्यादा हो सकता है। और जितने भी इनके ELSS है वो एक जगह वो कर दे, वो एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो इनको चाहिए कि ये चारों में फंड में बराबर वो पैसा लगा सकते हैं। जहाँ तक स्नेहा जी का बात है तो स्नेहा जी क्या कर सकती है कि उनके पास दो फंड्स अवेलेबल हैं। एक टैक्स सेवर है और दूसरा जो है उनके पास वो है डाइवर्सिफाइड एक मल्टी कैप है। तो चूंकि मल्टी कैप हम एक ही रखेंगे, जो मल्टी कैप मैंने बता के रखा है UTI मल्टी कैप रखेंगे और जो
ELSS है उसको भी एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो जो बेस्ट फंड्स हैं अवेलेबल उस कैटेगरी में हम उसी में पैसा लगाएंगे, ये उनके लिए सुझाव है। जी ओमकेश्वर जी ने पिछले पोर्टफोलियो में से 3 फंड्स जो हैं वो कॉमन रखे हैं स्नेहा जी के लिए और कमल जी के लिए। इन 4 फंड्स के नाम मैं आपको बता देता हूं जो नया पोर्टफोलियो स्नेहा जी और कमल जी आपके लिए बना है। UTI इक्विटी फंड, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड और एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो एक्चुअली एक टैक्स सेविंग स्कीम है लेकिन बहुत ही शानदार रिटर्न दे रही है कम से कम पिछले 1 दशक से। तो आपको जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हैं उनमें फेरबदल करना पड़ेगा और इन 4 फंड्स में आप बहुत शानदार तरीके से जो भी आपका मंथली SIP है वो लगा सकते हैं। एक और बहुत अच्छी ट्रिक पैसा कमाने की ज़्यादा वो ये है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है हर साल इंक्रीमेंट के बाद, उतना ही अगर आप मंथली SIP भी बढ़ा दें, जैसे कि अगर पहले साल आप 2,500 रुपये पर मंथ लगा रहे हैं किसी फंड में और आपको 10% इंक्रीमेंट मिलता है, तो अगले साल जब आप SIP अपना दोबारा रिन्यू करें तो आप उस SIP को 10% ज़्यादा बढ़ा दीजिए। लंबी अवधि में आप देखेंगे कि आपके फंड में कितना ज़बरदस्त किकर या कैटलिस्ट लगता है इतनी एक सिंपल काम से। तो ये 4 पोर्टफोलियोज हैं। और कविता जी, एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। आप और मैं और जो भी हमारे दर्शक हैं एक बहुत बेसिक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो है गूगल, वो है फेसबुक और वो है तो अगर आप पराग पारिक इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे फंड्स इन्हीं में इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे। तो अगर आप विदेशी एक्सपोजर लेना चाहते हैं अपने फंड में तो वहाँ पर आप पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड देख सकते हैं। इनकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें आपको गूगल मिलेगा और फेसबुक मिलेगा और अमेजन मिलेगा। ये तीनों चीज़ें हमारे भारत देश में बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं और देखिए HDFC बैंक आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो अगर आपको फॉरेन एक्सपोजर चाहिए है अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो में तो आप इस फंड में बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा रुपया हर साल लगभग 5% डेप्रिशिएट होता है, उसका भी बेनिफिट आपको इस फंड के जरिए होता हुआ दिखेगा। कविता जी बिल्कुल। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि आपको अपना पूरा निवेश जो है जिंदगी का वो एक जगह पर नहीं रखना चाहिए, उसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसे अलग अलग निवेश विकल्पों में आपको डालना चाहिए। और इस फंड को अगर आप देखें तो इसने अपने निवेश को डाइवर्सिफाई किया है, जिसके वजह से आपको न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल गतिविधियों का फायदा आपको होगा। और क्योंकि शैल जी ने यहाँ पर जिक्र किया है कि अपने निवेश को आपको बढ़ाना चाहिए, और अक्सर लोग जो है निवेश को बढ़ाने के लिए ये सोचते हैं कि हमारे पास जब बहुत पैसा हो जाएगा तब हम निवेश को बढ़ाएंगे या इनफैक्ट हम शुरू भी करेंगे। ऐसा नहीं है। SIP एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप केवल 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं बल्कि एक अनुशासन भी आप मेंटेन कर पाएंगे। आपको हर महीने एक छोटी सी राशि डालनी है और उससे आप बड़ा कॉर्पस जमा कर सकते हैं। ये फायदा है SIP का अगर आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो। लेकिन चलिए, यहाँ पे और भी पोर्टफोलियो पे हमें चर्चा करनी है, लेकिन फिलहाल फायदेमंद फंड में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में दोबारा आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और चर्चा हो रही है इक्विटी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स की म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। हमारे साथ विनय गोगना साहब और उनकी धर्मपत्नी दर्शनी जी जुड़ रही हैं हैदराबाद से। विनय जी और दर्शनी जी, आपका स्वागत है फायदेमंद फंड्स में। आपके काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स मेरे सामने हैं और बेसिक आपका जो थीम है, आप एक घर खरीदना चाहते हैं और आपका लंबी अवधि का जो ऑब्जेक्टिव है अपने 2 बच्चों को, तवीश और मिराया, जो कि 11 और 5 साल के हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी मैरिज और अपने रिटायरमेंट के लिए एक शानदार कॉर्पस खड़ा करना है। अब आप बताइए कितना पैसा आप SIP में फिलहाल लगाते हैं, कौन कौन से आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, ताकि ओमकेश्वर सिंह साहब आपके लिए भी एक शानदार पोर्टफोलियो बना पाएं। तो विनय जी और दर्शनी जी, बताइए क्या क्या आपने फिलहाल इन्वेस्ट कर रखा है और क्या आपके आगे आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव्स हैं। जी, थैंक यू। पिछले 6-7 सालों से हम लोग करीब 5 फंड्स में रेगुलर स्टेप्स डाल रहे थे, मंथली 25,000 की।
और फंड्स थे डीएसपी, मिड कैप और स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और उसके अलावा सुंदरम। इसके अलावा कुछ बल्क इन्वेस्टमेंट्स भी थे, जब भी कभी बोनस अमाउंट या कुछ और आता था तो तब भी इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में और इंक्रीज करके वी यूज्ड टू इन्वेस्ट। अदर देन दैट रिसेंटली अभी 2019 से ही कुछ चेंजेस और कर रहे हैं। हाँ जी, सो 2019 से हमने हमारी एसआईपीज और बढ़ा दी हैं। हमने 5 और एसआईपी स्टार्ट करी हैं। इसमें मोतीलाल ओसवाल है, यूटीआई ग्रोथ है और एक्सिस फोकस 25 फंड ग्रोथ है और टाटा लार्ज एंड मिड कैप है। ये लेटेस्ट एडिशन है हमारे फंड्स में। तो टोटल 50,000 एज ऑन डेट एसआईपीज में जाता है, बट ऑफ कोर्स हम लोग ओवर अ पीरियड इसको और इंक्रीज करना चाह रहे हैं, पर कोविड की वजह से ऑफ कोर्स जो हमें रिटर्न 40% तक के हमने देखे हैं कभी कभी, वो अचानक से काफी नीचे गिर गए हैं। कुछ खराब फेज था। या तो ऐसा है विनय जी और दर्शनी जी, बाजार में जो वॉलेटिलिटी होती है वो फंड्स को गिरती और उठाती तो है, लेकिन आप कभी नोटिस कीजिए कि जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड ठीक तरीके से इस्टेब्लिश्ड है अलग अलग सेक्टर्स में, वहाँ पर आपको गिरते समय वो इंडेक्स से कम गिरता है और बढ़ते समय वो इंडेक्स से ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखता है। आपने जो सामने इन्वेस्टमेंट्स मेरे सामने हैं, मेरे ख्याल से एक तो फंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोशिश कीजिए कि 3 या 4 से ज़्यादा फंड्स ना इन्वेस्ट करें। और अब आपको ओमकेश्वर सिंह साहब बताएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में क्या करना चाहिए और कौन कौन से फंड्स हटाएं और कौन कौन से फंड्स नए तरीके से जोड़ें। एक फंड यूटीआई इक्विटी फंड मुझे ऑलरेडी दिख रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ओमकेश्वर जी उसको बनाकर रखेंगे आपके नए पोर्टफोलियो में। जी शैलेंद्र जी, सही बोला आपने। तो अभी जो चेंज हो रहा है, लास्ट में हमने मिड कैप, पिछले 2 कैटेगरीज में हमने मिड कैप रखा था। अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि 40 इयर्स के हैं तो हम 2 मल्टी कैप कंटिन्यू रखेंगे, यूटीआई इक्विटी और पराग पारेख। अब यहाँ पर हम एक लार्ज कैप ऐड कर देंगे तो कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और चौथा एक और कर देंगे कि सम कंपोनेंट अब हाइब्रिड में डालेंगे, जो कि एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज। तो जो पूरा आइडिया ये है कि डाइवर्सिफाइड जो टॉप क्लास जो मल्टी कैप है वो कंटिन्यू रखें, एक अच्छा लार्ज कैप और एक हाइब्रिड, ये ले करके चलेंगे तो जो रिटर्न में जो स्टेबिलिटी, जैसे कि उन्होंने बोला कि काफ़ी ऊपर 40% भी देखा और माइनस नेगेटिव भी देखा, तो ये स्मॉल कैप मिड कैप में ये पॉसिबिलिटी होता है जहाँ पर आप 50-100% का देख लेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट बुक नहीं किए तो वो हवा में ही रहता है, मतलब नोशनल प्रॉफिट ही रहता है, जो एक्चुअली में आज आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही फंड्स लगाएं। जितने भी फंड्स आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं, ये जो अपने बेंचमार्क हो या फिर निफ्टी या सेंसेक्स हो, उसको ये सारे फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है, वो भी 10 से 15% तक का। यानी कि अगर कुछ निफ्टी 25% गिरा था तो ये केवल 10% गिरे थे। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बचाते हैं और जब टर्न होता है तो ये अच्छा रिटर्न भी देते हैं। इसलिए एक लार्ज कैप ऐड हो गया है और एक हाइब्रिड ऐड हो गया है। सैल जी जी, तो गोगना साहब, आपके लिए एक एडिशन है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज का। तो जैसे जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करते हैं, आप ये मानिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो में डेट का एक बहुत अच्छा कंपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि वो सेफ्टी लाता है, स्टेबिलिटी लाता है और वॉलेटिलिटी के टाइम इतना नहीं गिरता जितना कि आपको इक्विटी में परेशानी होती हुई दिखती है। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड को देखें तो ये लगभग आपके सामने 70% इक्विटी में लगाता है और टॉप क्लास डेट आपको दिखेगी लगभग 25%। फिलहाल 5% इस फंड में आपको कैश आता हुआ दिखेगा। तो विनय जी, आपके लिए एक और फंड सजेस्ट हुआ है, वो है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसमें आप क्योंकि आईटी प्रोफेशनल हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स उसमें पहले 5 में से जो 3 हैं वो हैं अल्फाबेट यानी कि गूगल, फेसबुक और अमेजन। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका कोई और प्रश्न हो ओमकेश्वर जी से तो वो ज़रूर पूछिए। स्टॉक्स में भी काफ़ी होल्डिंग है, वुड यू रिकमेंड कि इस फेज में थोड़ा बहुत वहाँ से कुछ और फंड्स में मूव करें या
जैसा भी मार्केट चल रहा है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटर करने की, तो वी शुड ट्राई टू इंक्रीज मोर इन द स्टॉक मार्केट एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल अच्छा है, फंडामेंटल जब मैं बोलता हूँ कि वो कौन सा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में वो ग्रोथ कैसा है, वो इंडस्ट्री में वो मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर्स में है कि नहीं है, उसका बैलेंस शीट कितना अच्छा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं है, डेट उसके बैलेंस शीट पे ना के बराबर हो, तो अगर फंडामेंटल्स आपको ये सही लगते हैं प्लस वो पॉजिटिव कैश फ्लो है, ये सब अगर आप जो स्टॉक्स में आपने पैसा लगा के रखा है वो सेटिस्फाई करता है तो उसको आप कंटिन्यू करो। अदरवाइज आप शिफ्ट कर जाओ ऐसे स्टॉक्स में जिसमें कि ये सब क्वालिटीज मिलते हैं फंडामेंटली। और इक्विटी हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो साइक्लिकल आते रहते हैं, ऊपर नीचे आते रहता है। कोविड-19 तो ऐसा है कि दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे कंपनीज हैं इसी दौरान लाइफ टाइम हाई चलेंगे। जैसे आप इंडिया में देख लो, रिलायंस हो गया या फिर अमेजोन और जितने भी, तो वो सब वी से रिकवरी कर गए हैं, जितने भी फैंग्स जो बोलते हैं हम लोग यूएस में। सो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आप स्टॉक में भी लगाओगे तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखो कि फंडामेंटली वो काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल। ओमकेश्वर जी, यहाँ पर लिक्विड फंड भी आपने इनको रेकमेंड किया है, LIC का लिक्विड फंड। कोविड-19 का जिक्र किया आपने। कोविड-19 हो या आपके लाइफ में कोई सी भी फाइनेंशियल अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो या अनिश्चितता हो, उसको पार करने के लिए आपके पास एक लिक्विड फंड में लमसम अमाउंट जरूर होना चाहिए। तो थोड़ा सा तवज्जो ओमकेश्वर जी अगर आप लिक्विड फंड पर दे सके, क्योंकि ये न सिर्फ समय की मांग है बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल रूल है कि आप इंश्योरेंस ले, उसके बाद एक इमरजेंसी फंड बनाए। तो यहाँ पर आपने विनय और दर्शनी को भी लिक्विड फंड रेकमेंड किया है। जी, तो आप पहला चीज होता है एक टर्म लाइफ लो। टर्म लाइफ इतना होना चाहिए कम से कम जो आपका एनुअल सैलरी है उसका 10 गुना होना चाहिए। सेकंड है मेडिकल इंश्योरेंस, आप जरूर लो। मेडिकल इंश्योरेंस पे आजकल फैमिली फ्लोटर मिलता है, तो आप कम से कम 10 से 15 लाख का लेकर रखो, क्योंकि आजकल आप देख लो किस किस टाइप के नए नए बीमारी आ जा रहे हैं। और उसके बाद जो आता है उसका आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने जो अपना खर्चा है, 6 महीने खर्चा है, उतना पैसा तो होना चाहिए जो कि लिक्विड में या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में होना चाहिए। ये कॉर्पस आपको जरूर है, ये मस्ट है, इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट में जाते हो। जी, तो विनय, एक बेसिक राय ये है कि अगर आप LIC या किसी भी अच्छे जाने माने लिक्विड फंड में लगाएंगे पैसा, तो उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर होता है, और वहाँ पर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न तो वैसे ही मिलता है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि रखते हैं 2 साल से ज़्यादा, तो लॉन्ग टर्म जो आप उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स देते हैं वो आपको FD से कम होता है। तो एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग ये है कि जो आपका इमरजेंसी का पैसा है वो आप रखें एक अच्छे लिक्विड फंड में, जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिले और ये आपको 1 दिन में या 2 दिन में वापस आपके बैंक अकाउंट में आता हुआ मिलता है, अगर आप उसको भुनाना भी चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो आपके लिए सेटअप हुआ है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कौन कौन से फंड्स विनय और दर्शनी के लिए ओमकेश्वर जी ने सजेस्ट किए हैं। आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी UTI इक्विटी फंड था, जो कि एक मल्टी कैप स्कीम है, और टॉप रैंक्ड फंड है वो फिलहाल रैंक MF में, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि विनय एक IT प्रोफेशनल है, तो उनके लिए पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड सजेस्ट किया है, जिसके पहले 5 में से टॉप पिक्स में 3 US कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक और अमेजन। एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप जो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है पिछले 1 दशक से, और बैलेंस डेट का प्रोवाइड करने के लिए ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ग्रोथ ऑप्शन सजेस्ट किया है ओमकेश्वर जी ने। ये 4 फंड्स हैं आपके लिए विनय, तो आप डायरेक्ट रूट में जाइए और फिलहाल ग्रोथ ऑप्शंस इन चारों फंड्स में चूज कीजिए। कविता जी। ऑलराइट, तो यहाँ पर विनय और दर्शनी का पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड था। 14 फंड्स थे इनके पोर्टफोलियो में, जिसे कट डाउन करके 4 फंड्स यहाँ पर इनको रेकमेंड किया जा रहा है और अपने निवेश को बरकरार रखने की सलाह हम दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुकुंद कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पोर्टफोलियो पे हम डालेंगे नजर, और ये रिटायर्ड है। अब आगे चलकर इनको किस तरह से अपनी जिंदगी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आर्थिक तौर पर आजाद रह के गुजारनी चाहिए, इसके नुस्खे देंगे इस ब्रेक के बाद।
नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। अब हम लोग जुड़ रहे हैं मुकुंद कुलकर्णी साहब से। मुकुंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी उम्र फिलहाल 77 साल यंग है, मैं ओल्ड नहीं कहूँगा। आपने बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर रखे हैं। शेयर्स में आपने पैसा लगा रखा है लगभग 4 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं लगभग 18 लाख रुपए के, और आपके पास बहुत अच्छा पीपीएफ में कॉर्पस भी है। आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो फ़िलहाल स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे, और कुल मिला के आपने गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रखा है। आपकी मंथली पेंशन बहुत अच्छी तरीके से आती है और आप मेडिकली इंश्योर्ड हैं। तो पूछिए अपना सवाल ओमकेश्वर जी से, क्या आप मंथली इनकम के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं? नमस्ते। हेलो, सबसे पहले हाँ कुलकर्णी साहब, आप अपना प्रश्न पूछें। अभी जो मेरा फिलहाल में पोर्टफोलियो है, उसमें से मेरे को कौन सा पोर्टफोलियो डिलीट कम करना चाहिए और कौन सा फायदेमंद है वो सजेस्ट कर दीजिए। आपके पास मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, तो मेरे को आप सजेस्ट कर दीजिए। तो ओमकेश्वर जी, आपके सामने पोर्टफोलियो तो चल ही रहा है। ये देखिए, कुलकर्णी साहब ने इन फंड्स में पैसे लगा रखे हैं। बैंकिंग में काफ़ी इनका एडवांटेज है, और यूटीआई मास्टर शेयर जो हमारे देश की सबसे पुरानी इक्विटी स्कीम्स में से आती हुई है, और वही मुझे समस्या दिख रही है कि बहुत सारे फंड्स में छोटे छोटे अमाउंट्स जुड़े हुए हैं, जो कि कुल मिला के लगभग 18,72,000 रुपये हैं, और इसमें SIPs भी आपको चलते हुए दिखेंगे। तो कुल मिला के लगभग 11-12 फंड्स हैं। तो आप बताइए किस हिसाब से राय देते हैं, क्या इन फंड्स को कम करना चाहिए, और जिस हिसाब से 77 साल उम्र है कुलकर्णी साहब की, उनको अगर मंथली इनकम जनरेट करनी हो तो कौन से ऐसे 3 या 4 फंड्स हैं जो हाई क्वालिटी डेट में हैं, और वो आप नाम देंगे? जी शैलेंद्र जी, पोर्टफोलियो देख के थोड़ा सा ये ताज्जुब हुआ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इनका एक्सपोजर है वो ELSS में है। करीब 50% ऑफ इनका पोर्टफोलियो ELSS में है। इस उम्र में अगर इन्होंने खुद खरीदा है तो एक इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए वो समझ जाना चाहिए। दूसरा, अगर किसी का एडवाइस इन्होंने लिया है तो 77 ईयर्स के एज में 50% ELSS का क्या मतलब क्या बनता है। इसलिए अभी इनको जो इनके लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स ये रहेगा कि वो 3 डेट फंड और थोड़ा ग्रोथ के लिए एक बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं। तो जो उनका जितना भी ये पोर्टफोलियो है उसको ये 4 में उसको सिमेट देना चाहिए, उससे निकल करके ये चार फंड्स में आ जाने चाहिए। एक तो SBI मैग्नम जो एक गिल्ड फंड है, दूसरा एक HDFC बैंकिंग एंड PSU फंड है, तीसरा एक ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, और चौथा बैलेंस एडवांटेज में एक नया फंड आया है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, जब से आया है, वो है यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये 4 फंड्स में जितने भी इनके इन्वेस्टमेंट है वो ये 4 में लगा देने चाहिए। तो इससे इनको एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा। चाहे तो इसके ये SWP भी कर सकते हैं अगर इनको हर महीने कुछ पैसा चाहिए तो, और ये कॉर्पस भी इससे क्रिएट हो जाएगा। और राइट ओमकेश्वर जी, यहाँ पर आपने 22 फंड्स के पोर्टफोलियो को अब पूरी तरह से समेट लिया है केवल 4 फंड्स में, और यहाँ पर भी आपने इनको काफ़ी रिस्क एवर्स स्ट्रैटेजी दी है, इसीलिए क्योंकि ये रिटायर्ड है और अब इन्हें जो इनके पास एक मुश्त अपनी जीवन की पूंजी है उसी पर कमाना है और उसी से इन्हें ज़िंदगी बितानी है। बहुत सारी सीख हमें मुकुंद जी के पोर्टफोलियो से निकलकर यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरा सवाल आपसे अब ये है कि जैसे मुकुंद जी ने अपने पोर्टफोलियो में 22 यहाँ पर फंड्स खरीद के रखे हुए थे, इनकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी रही है, इन्हीं की तरह कई सारे लोग एक एक शेयर की तरह एक एक म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। मेरे ख्याल से या तो फिर इन्हें इसी तरह का सजेशन मिला है किसी एडवाइजर से, या इन्होंने खुद आकलन करके इस तरह से खरीदे हैं, क्योंकि 22 फंड्स का पोर्टफोलियो न सिर्फ बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड होता है, आपको ट्रैक करने में भी काफी दिक्कत होती है। ओमकेश्वर जी एक रिटायर्ड पर्सन के लिए सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि डेट फंड्स होना चाहिए, और एक बहुत ज़्यादा हो तो एक बैलेंस एडवांटेज उस पर डाल सकते हैं कि उससे क्या होगा कि थोड़ा कंपोनेंट इक्विटी के 65-70% इक्विटी रहता है, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ हो जाए जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके।
लेकिन जिस तरीके का सर का पोर्टफोलियो है, 22 फंड्स हैं और उसमें से भी आप देखो तो 50% ELSS है। मतलब क्या हुआ कि जिसने भी एडवाइस किया है, क्योंकि ELSS में 3 इयर्स का लॉक-इन रहता है, तो ये इस टाइप का एडवाइस किसी भी बुजुर्ग को नहीं देना चाहिए। अगर इन्होंने अब खुद किया है तो हर बुजुर्ग को यह है कि आप प्लीज़ कोई एक क्वालिफाइड एडवाइज़र के पास जाइए और कोशिश करें कि हाई क्वालिटी डेट और मैक्सिमम एक हाइब्रिड जो कि बैलेंस एडवांटेज है उसमें ही ध्यान दें। वो तो अच्छा है कि सर के पास पेंशन है, जो कि एक अच्छा पेंशन मिलता है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो इनका कॉर्पस मिला था रिटायरमेंट के बाद, पता नहीं उसमें से कितना बचा पाए हैं ये। जी, तो कुलकर्णी साहब, आपके लिए ओमकेश्वर जी ने एक बहुत बेसिक राय दी है। आप बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड हैं, लगभग 22 फंड्स को कम करके इक्विटी में से हटकर एक अच्छा बैलेंस्ड फंड के साथ डेट पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। इससे आपकी मंथली आय भी होगी, जो आपके मंथली पेंशन के साथ जो 27,000 रुपये है वो जुड़ जाएगी। और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि टैक्स फंड से आपको परे रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रिटायर्ड इंडिविजुअल को कोई टैक्स बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा जो कि एक सैलरीड इंडिविजुअल को मिलेगा। और इसमें लॉक इन भी होता है, मतलब आपको एकदम पैसा चाहिए तो वो 3 साल के लॉक इन की वजह से आपको नहीं मिल पाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने ये नोटिस की है आपके पोर्टफोलियो में कि आपने बहुत अच्छा गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रखा है और आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी हैं, तो आपका बहुत ही वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। थोड़ा डेट की तरफ अगर आप ध्यान दें तो आपको मंथली इनकम भी होगी। ओमकेश्वर जी, क्या आप बता सकते हैं अगर 19 लाख रुपए या 20 लाख रुपए आपने डेट फंड्स में लगा रखे हैं तो मंथली इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए? मतलब कि आपको इसमें 20 लाख रुपए अगर आपने लगा दिया है तो उसके हिसाब से जो अगर हम SWP करते हैं, जितना इनका पेंशन है उतना अमाउंट का ही SWP करते हैं 20 लाख पे, तो ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा परपेचुइटी तक, यानी कि इनको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 27 + 27 54,000 रुपीज़ ये कंटिन्यूसली निकालते रह सकते हैं। यानी कि 27 लाख को पेंशन मिलता है, 27,000 रुपया, और ये SWP कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इसकी अहमियत है। SWP में ओमकेश्वर जी मुझे ये समझना है कि इनको टैक्स बेनिफिट कैसे होगा, क्या टैक्स प्रणाली होगी? नहीं, उसमें टैक्स का नहीं रहता। जैसे कि अभी क्या था, अधिकतर लोग जितने भी बुजुर्ग रहते थे तो अभी तक का जो चलन था कि डिविडेंड पे आउट ऑप्शन पे वो लोग जाते थे। तो डिविडेंड पे आउट में क्या होता था, अभी आपने देखा कोविड में काफ़ी स्कीम्स ने डिविडेंड पे आउट देना ही बंद कर दिया। प्लस अभी आप टैक्स के हिसाब से भी देखो तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा करके अब वो पर्सनल इनकम टैक्स पे डाल दिया गया है। तो इसके कारण जो बेनिफिट है वो जो पहले जो मिलता था वो अब बेनिफिट है नहीं, और सर्टेनिटी भी नहीं है कि आपको जो पैसा हर महीने मिलता है वो मिलेगा। इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप ग्रोथ ऑप्शन में लगा के रखो और उसके बाद SWP उससे करते रहो। जो भी आपको गेन्स होगा, शॉर्ट टर्म गेन होगा, वो आपका जो पर्सनल जो इनकम उसके हिसाब से होगा। तो सर ऑलरेडी सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड है, तो वो उनके ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए, तो फिलहाल आपके लिए मुकुंद जी जो पोर्टफोलियो बनाया गया है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर आपको हमारे और CNBC आवाज़ के आपको ये पोर्टफोलियो बना हुआ दिखेगा। समय हो गया इस शो को समेटने का, लेकिन मैं सारे पोर्टफोलियोज जो हैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ नितेश पांडे साहब जुड़े थे। वो सिंगल हैं, 25 साल की उम्र है उनकी। वो लगभग 10,000 रुपये महीना SIP में जोड़ना चाहते हैं। उनके लिए ये 4 फंड्स ओमकेश्वर साहब ने सेटअप की है। UTI इक्विटी फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। साथ ही साथ जो दूसरा पोर्टफोलियो ओमकेश्वर सिंह साहब ने जो बनाया है वो कमल और स्नेहा धर के लिए बनाया है। आप एक कपल हैं और फिलहाल 30 साल की उम्र है और आप एक एक्यूमुलेट करना चाहते हैं 10 लाख म्यूचुअल फंड्स में और एक घर को खरीदना चाहते हैं। उनके लिए ओमकेश्वर सिंह साहब ने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो है UTI इक्विटी फंड, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इन सब में आपको ग्रोथ ऑप्शन चूज करना है और डायरेक्ट रूट के थ्रू AMC से सीधी बात करनी है। इससे आपका लंबी अवधि में
ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा और कम पैसा फंड मैनेजर को मिलेगा उसको मैनेज करने का। बाकी 2 पोर्टफोलियोज कविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से, वो आपको बताएंगी जो क्रिएट किए गए हैं मुकुंद जी के लिए और अदिति और विनय गोगना के लिए। कविता जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, यहाँ पर दर्शनी और विनय को अपने पोर्टफोलियो में जो बदलाव करने हैं, जो पोर्टफोलियो जोड़ने हैं, वो बता देती हूँ मैं। यूटीआई इक्विटी फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज और हाँ लिक्विड फंड भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं ओमकेश्वर जी। एलआईसी लिक्विड फंड आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको अपनी 8 महीने या 1 साल तक की जो सैलरी है, जो इनकम है, वो जमा करनी होगी। इसके अलावा मुकुंद जी का जो पोर्टफोलियो है उसमें जो बदलाव है वो बता देते हैं। डेट ओरिएंटेड पोर्टफोलियो यहाँ पर रेकमेंड किया जा रहा है, जहाँ पे एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड है, एचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड है, आईसीआईसीआई प्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड, यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड। ये बदलाव हैं जो मुकुंद जी को अपने पोर्टफोलियो में अब करने हैं और निवेश भी इन्हीं फंड्स में बरकरार रखना है। एसडब्ल्यूपी के जरिए इन्हीं फंड्स में से जो है वो अपने लिए हर महीने की जो इनकम है वो ले सकते हैं। लेकिन शैल जी, ये तो पोर्टफोलियोज की बात हो गई है, लेकिन अब क्योंकि हम शो के अंतिम छोर की तरफ आ गए हैं, बहुत जरूरी हो गया है दर्शकों को ये बताना कि इन 4 पोर्टफोलियो के अलावा भी इस खास पेशकश में हमारे पास और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं। शैल जी। जी कविता जी, तो हम लोग बड़े से बड़ा फंड एनालाइज करेंगे आपके लिए। आप हमारे साथ हर हफ्ते जुड़िए। फ्राइडे को सीएनबीसी आवाज़ पर और वेडनेसडे को शाम को वो हम टाइम अभी आपको बताएंगे जहां आप अपनी फंड क्वेरीज भेज सकते हैं। ओमकेश्वर जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये जो हम 4 पोर्टफोलियोज बनाए हैं इसको बहुत ही लंबी अवधि तक ट्रैक करेंगे। अगर ओमकेश्वर जी चाहेंगे इसमें कोई फंड ऐड होगा या डिलीट होगा, उसको सारा अपडेट आपको हमारे फेसबुक हैंडल्स पर मिलेगा। और अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो वो आप #AskAwaz पर भेजें और ये हमारा नंबर है जिस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं अपने फंड इन्वेस्टमेंट्स की। जो आपको पोर्टफोलियोज हैं उसकी सफाई या उसमें एडिशन या डिलीशन बहुत ही शानदार तरीके से सीएनबीसी आवाज़ फायदेमंद फंड्स के जरिए करता रहेगा ओमकेश्वर सिंह साहब से जुड़कर। कविता जी। चलिए, तो इसी के साथ शो को समाप्त करने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे चारों ही इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हर हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो दर्शक हमें देख रहे हैं, शैल जी ने हमको बताया कि आप भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पर भी और चैनल पर भी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा आपको मिलता है सीएनबीसी आवाज पर। फिर से मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार।